हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 14 जून सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 14 जून सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी सेशन होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जनगणना 2021 के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी। तो महिला की जो साक्षरता दर थी 65.46% थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 65.46% आपका करेक्ट आंसर होता। मैंने ऑलरेडी पिछला जो सेशन लिया था उसमें इसके बारे में बता दिया था, इसलिए कहता हूँ कि जो भी सेशन आपको करवाया जा रहा है उसका जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया जा रहा है उन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। वहीं देखा जाए तो पुरुष की जो साक्षरता दर था वो 82.1% थी। ओवरऑल ये पूरी इंडिया का देखा जाए तो 64.04% साक्षरता दर था। सर्वाधिक साक्षरता दर देखा जाए तो केरल का था, जबकि सबसे न्यूनतम जो था बिहार का था। वहीं देखा जाए फर्टिलिटी रेट तो 2.2%, और जबकि जनसंख्या घनत्व जो था वह 83 जो था जनसंख्या घनत्व था ओवरऑल, यानी पूरी इंडिया पर, यानी भारतवर्ष में देखा जाए तो। और लिंग अनुपात देखा जाए तो 943 और 10 के वृद्धि जो था भारत का वह 17.64 था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखेगा। वैसे ही देखो दोस्तों, जैसे कि 2011 से जनगणना से संबंधित जो है डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक सेट में, इसलिए जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा और 2011 की जनगणना डेफिनेट जो है रीड करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्रिकेट में बल्ले के द्वारा मारा गया बॉल उठते हुए बाउंड्री लाइन से पार कर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि बिना ज़मीन को टच किए हुए डायरेक्ट यदि बाउंड्री के बाहर गिरता है तो उसे जो है 6 रन यानी कि 6 रन कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था 6 रन आपका करेक्ट आंसर था। वहीं यदि बैट से जब बॉल लगती है और ज़मीन को छूते हुए यदि बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है यानी कि टच कर जाती है तो उसे 4 रन कहते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये भी वैसे भी क्रिकेट जो है अधिकांश व्यक्ति देखते ही हैं लोग, यानी कि सभी, तो ये समानता सभी करके ही आए होंगे। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। क्रिकेट के पिच की जो लंबाई होती है वह 20.12 मीटर होती है। और इनसे संबंधित अन्य ट्रॉफियों को देख लेते हैं, जैसे कि एसएच श्रृंखला, रजनी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी जो है एशियाई खेल क्रिकेट से संबंधित है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में मुद्रा आपूर्ति में M1, M2, M3, M4 में से पोस्ट ऑफिस बचत कार्यक्रम में से कौन सा जमा होती है। यानी कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो है M1 इसमें से जो है कौन प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है M2 आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि M2 जो है पोस्ट ऑफिस का बचत कार्यक्रम से संबंध रखता है। तो M2 आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि M1 जो है जो मुद्रा जनता के पास मुद्रा अवस्थित होता है, और जनता धन जो होता है इसके, यानी कि जो भी जनता के पास जो धन अवस्थित होती है मुद्रा और अन्य जो धन होती है उन सभी को मिलाकर जो टोटल धन होती है उसे जो है M1 के तहत रखा गया है, यानी कि M1 कहते हैं। और M0 यानी कि MO जो है मुद्रा जो होता है रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के पास जो बैंकों को जमा धन जो दी जाती है उसे M0 यानी कि M1 वो कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो M2 जो कि M1 और डाक के पास जो सेवा निहित होती है यानी कि धनराशि होती है उन दोनों को मिलाकर कर दिया जाए तो इसे M2 कहते हैं। नेक्स्ट यानी कि थर्ड M3 M1 और बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधानी जो जमा जो धनराशि होती है उसे जो है M3 के अंतर्गत रखा जाता है। M1 जैसा कि आपको बता ही दिया गया कि जो जनता के पास जो मुद्रा है और जो धन है उसे M1 कहते हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद एडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन इनके द्वारा जो लिखी गई प्रमुख पुस्तक आपको बता देते हैं। आप देख लीजिएगा इनमें से ऑप्शन में आपका कौन कौन से इसके अलावा दिया गया था। अरविंद एडिगा का जो प्रमुख पुस्तक है उनमें से सिलेक्शन डे और द वाइट टाइगर, ये सभी जो पुस्तक हैं अरविंद एडिगा के द्वारा लिखा गया था। द वाइट टाइगर के लिए जो है इन्हें अरविंद एडिगा को 2008 ईस्वी में जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तमिलनाडु के मंदिर इरातेश्वर मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो इरातेश्वर मंदिर को जो है चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है चोल शासक आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो तंजौर का जो मंदिर है यह राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, और कांची का जो कैलाश मंदिर है यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1931 आपका करेक्ट आंसर होता। गांधी इरविन समझौता जो कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना पैक्ट जो कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? तो 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इन दोनों गोलमेज सम्मेलन को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट को जो है 1973 ईस्वी में पारित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1973 आपका करेक्ट आंसर होता। 1757 ईस्वी में देखा जाए तो प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार होती है इनके मंत्री के द्वारा, मतलब कि कूटनीति के कारण जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की जो है जीत होती है। इसमें जो है बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। नेक्स्ट देखें तो 1909 ईस्वी में जो है पार्लियामेंटो सुधार आया था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण में किस आर्टिकल से संबंधित है? यह जो है आर्टिकल 20 और 22 से संबंधित है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद जो लिखा गया था वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तो अल-बरूनी आपका करेक्ट आंसर था। तंजौर का मंदिर जो है राजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और कांचीपुरम का ये रिपीट हो गया, वहाँ से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये दिल है मुश्किल गीत जो है किनके द्वारा गाया गया है? तो यह जो गीत है अरिजीत के द्वारा गाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अरिजीत आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण तक सीमा क्या थी? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो के सीमा जो था उसमें के सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक था? तो देखा जाए तो कर्नाटक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणतम बिंदु तक, वहाँ तक जो है इसका सीमा था। तो आपका जो करेक्ट आंसर था कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो थे 345 ईसा पूर्व में जो है इनके जन्म हुआ था, और 298 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई थी। ईस्वी पूर्व में जो है इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने जो है घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की जो सहायता से जो है इन्होंने चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी सीमा देखा जाए तो पूर्वी जो सीमा था पश्चिम बंगाल तक था, और पश्चिम में जो था सौराष्ट्र तक था, और उत्तर में जो था दक्षिण में तो आप देख लिए दक्षिण में कर्नाटक तक, और उत्तर में जो था हिंदू कुश पर्वत जो कि उत्तर और पश्चिम में स्थित है। हिंदू कुश जो पर्वत है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहाँ तक जो था इनके सीमा का विस्तार था। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो मेगास्थनी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इनके द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी जो कि मोस्ट फेमस है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विनेगर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विनेगर में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होता। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। तो सूत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सूत्र भी आप ध्यान में रखेगा।
नींबू में देखा जाए तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के जो डंक में पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? ये जो है कलबेलिया नृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है ये आते हैं। और कलबेलिया जो नृत्य है यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है कलबेलिया, आपका करेक्ट आंसर होता। राजस्थान के अन्य नृत्यों को भी देख लेते हैं, जैसे कि गनगौर, तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली, चंग, ये सभी जो है राजस्थान से संबंधित रखते हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कृष्णा नदी का उद्गम किस शहर में यानी कि किस राज्य से होती है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम जो होता है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसकी जो है उद्गम स्थल होती है कृष्णा नदी की। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि यहाँ जो है राज्य पूछा गया था। यदि स्थान पूछा जाए तो महाबलेश्वर आप ध्यान में रखिएगा, कई बार जो है महाबलेश्वर भी ऑप्शन में दिए जाते हैं। वहीं देखा जाए तो कृष्णा नदी जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी देखा जाए दक्षिण भारत की तो गोदावरी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भी जो है महाराष्ट्र से ही गोदावरी नदी का भी उद्गम होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर जो है पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्रावणबेश्वर नदी से मतलब कि त्रावणकोर से निकलती है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से इनमें से मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा है? तो मानव द्वारा जो बनाया गया था पहला जो खाद वह यूरिया था। तो यूरिया आपका करेक्ट आंसर होता। इसका निर्माण जो है बोलहर के द्वारा किया गया था। इनका निर्माण जो है यूरिया का, इसका जो सूत्र होता है उर्वरक का CH4ON2O होता है। तो इसका सूत्र भी आप ध्यान में रखेगा और किनके द्वारा निर्माण किया गया था यह भी ध्यान में रखेगा। तो आज हमें बच्चों के द्वारा इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।